हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। देखिए, अभी जो हमारा वीडियो डिस्कशन चल रहा था वो हम अभी एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 48 डिस्कस कर रहे हैं। मतलब अभी हमारा इंडियन पॉलिटी चल रहा है। ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 47 तक कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 48 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आज जो हमारा लेक्चर दूसरा रहने वाला है, इसमें हम करंट सिनेरियो के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो करंट इशू है इंडियन पॉलिटी के अंदर और जो माइनॉरिटी एजुकेशन है, इसके रिगार्डिंग में आज हम डिस्कस करेंगे। मतलब कि आपका जो ये आज का डिस्कशन रहेगा मेनली करंट अफेयर के बेस पे रहेगा, जो कि एजुकेशन पॉलिसी जो आए थे उसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा था। क्योंकि जब हमने फर्स्ट लेक्चर डिस्कस किया था, फर्स्ट लेक्चर डिस्कस करने के बाद फर्स्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था, सबसे पहले हमने जो बैकग्राउंड पे डिस्कस किया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से प्रोविंस हैं लैंग्विस्टिक ऑफिसर को लेकर के। फिर हमने डिस्कस किया था कि हमें स्पेशल लैंग्विस्टिक ऑफिसर की ज़रूरत क्यों पड़ी। फिर हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, स्पेसिफिकेशंस के बारे में, यानी कि उसका क्या इंपॉर्टेंस है, महत्व क्या था, इस पे डिस्कस किया था। इशू के बारे में डिस्कस किया था, अपॉइंटमेंट और रिपोर्ट के बारे में डिस्कस किया था, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या थे, कमीशन फॉर जो लैंग्विस्टिक माइनॉरिटीज थी इस पे डिस्कस किया था, और उसके फंक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में। तो ये था आपका चैप्टर 48 जो आपके बुक के अंदर दिया है। आज जो हमारा डिस्कस रहेगा वो मेनली करंट इशू पे रहेगा। हमारे राज्य भारतीय राजनीति में जो करंट इशू रहे माइनॉरिटी एजुकेशन को लेकर के, उस पर हम डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था, फिर कोर्ट ने किस तरीके से जो एजुकेशन है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, उसको डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 30 सेफ गार्डिंग जो माइनॉरिटीज एजुकेशनल ऑटोनॉमी है उस पर हम डिस्कस करेंगे। और वन नेशन वन लैंग्वेज जो डिबेट था इस पे डिस्कस करेंगे। इसके जो पक्ष में जिन्होंने अपनी जो विचारधाराएं रखी थी उस पे डिस्कस करेंगे। जो थ्री लैंग्वेज फार्मूला है इम्पैक्ट, जो कि डाइवर्सिटी किस तरीके से इम्पैक्ट कर रही थी, उस पर डिस्कस करेंगे। जो कि जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी उस पे। प्रॉस मतलब होता है एक तरीके से पक्ष, और कॉन्स का मतलब होता है एक तरीके से विपक्ष। तो हम ये सारे टॉपिक आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन, जो कि है करंट इशू इन इंडियन पॉलिटी एंड माइनॉरिटी एजुकेशन। देखिए, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करते हैं तो आपको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स भी देखने को मिलेगा। तो उसी में क्या था, एक माइनॉरिटी सेक्शन भी है जिसे हम शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं। माइनॉरिटी का मतलब होता है जिसकी संख्या कम होती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्टेट के पास ये एम्पावर होना चाहिए कि वो स्टैब्लिश कर सके और रेगुलेशंस को फॉर्मुलेट कर सके फ्रेमवर्क के लिए जो नेशनल इंटरेस्ट है, यानी कि राष्ट्र के पक्ष में। इसका मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो इंश्योर कर सके कि जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी की जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें हाईली क्वालिफाइड टीचर्स क्या कर सके, एक्सेस हो उनका। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इसके बाद उन्होंने ये कहा था कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उसको और भी ज़्यादा क्या बनाया जा सके, एक्सीलेंस, यानी कि जो प्रोस्यूट है और भी अच्छे तरीके से उसकी जो सुविधाजनक है, सुविधाजनक उसकी बनाई जा सके शिक्षा के भीतर में। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई थी। फिर देखिए, फैसले में इस बात पे भी जोर दिया गया था कि जो रेगुलेटरी लॉ है मस्ट जो स्ट्राइक है बैलेंस बिटवीन द टू की ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो भी दो की ऑब्जेक्टिव है, दो जो उद्देश्य हैं उसके बीच में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। क्या था पहला, जैसे कि मेंटेन अ हाई स्टैंडर्ड एक्सीलेंस एंड सेफगार्ड ऑफ द राइट ऑफ माइनॉरिटीज, यानी कि जो भी माइनॉरिटीज की जो अधिकार है उनकी क्या हो सके, सुरक्षा हो सके। दूसरा, इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेटर देयर इन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है इसके रिगार्डिंग। अब ये देखिए, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशंस का आर्टिकल 30 की बात करते हैं तो आर्टिकल 30 इस क्या प्रोवाइड कराता है, अगर आपको याद होगा कि आर्टिकल 30 हमारा क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। तो इसमें क्या है कि कोई भी माइनॉरिटीज अपने लिए एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकता है, उसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है। इसके रिगार्डिंग में जो बात रखी गई है वो आर्टिकल 30 के अंदर ही मेंशन रखी गई है। तो इसी के रिगार्डिंग पे सुप्रीम कोर्ट ने इस पे फैसला दिया था। फिर देखिए, अगर हम बात करते हैं जो आज के समय में इसके लिए जो कोर्ट है इसने क्या किया, एजुकेशन को डिवाइड कर दिया था टू कैटेगरीज में। अब दो कैटेगरीज में जो डिवाइड किया गया था, पहला था आपका सेक्युलर एजुकेशन,
यानी कि सर्कुलर एजुकेशन का मतलब होता है, सर्कुलर से डायरेक्ट आप ऐसे समझ सकते हैं, जो कि आपका क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष होता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि जिसमें किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट ना किया जा रहा हो, सबके लिए सारे रिलीजन क्या हो, इक्वल हो, वो आपका कहलाता है धर्मनिरपेक्ष। तो इसमें क्या था कि जो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा उन शैक्षणिक गतिविधियों से संबंधित है जो कि किसी भी एक स्पेसिफिक जो रिलीजन है उसको क्या नहीं करता, प्रमोट नहीं करता, या किसी एक कल्चर पे बिलीव नहीं रखता है। तो इसी के बेस पे क्या एजुकेशन को डायरेक्टली जो एजुकेशन का जो डायरेक्टली एम था और जो डिक्लाइन था विद द presentations and protections of the heritage, culture, spirit, special characteristics of a religion or linguistic minorities was highlighted by the court। यानी कि कोर्ट के द्वारा जो हाईलाइटेड किया गया था वो किस बात के लिए किया गया था कि शिक्षा जिसका उद्देश्य सीधे तौर पे क्या होना चाहिए, किसी भी धर्म या भाषाई अल्पसंख्यकों के विकास के लिए उनकी संस्कृति, उनकी लिपि और उनकी जो विशेष विशेषताओं के संरक्षण और सुरक्षा से संबंधित होना चाहिए। ये बात किसके द्वारा हाईलाइट की गई थी, कोर्ट के द्वारा ये बात हाईलाइट किया गया था। फिर देखिए रिगार्डिंग अगर हम एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज की बात करते हैं, कोर्ट के द्वारा इंट्रोसेट किया गया था गारंटिंग कि जो मैक्सिमम लैटिट्यूड है ऑफ टू द मैनेजमेंट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स, यानी कि अल्पसंख्यकों के लिए जो शिक्षक के संबंधित में अदालत ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक प्रावधान को अधिकतम छूट देने का समर्थन कोर्ट के द्वारा दिया गया था। कि इसमें ये भी था, जैसे कि देखिए इसमें केवल वही शिक्षक जो किसी भी विशेष अल्पसंख्यक समूह की धार्मिक विचारधारा या विशेष विशेषताओं को मान्यता मानते हैं, उन्हें छात्रों में उन मूल्यों और सिद्धांतों को स्थापित करने का काम सौंपा जाना चाहिए। ये बात भी किसके द्वारा है, कोर्ट के द्वारा ही कही गई थी। फिर जो अल्पसंख्यक हैं उनको बनाए रखना, स्वीकार करना और विचार करना चाहिए, यानी कि सॉरी प्रचार करना चाहिए। ये सारी बात किसके द्वारा रखी गई थी, तो कोर्ट के द्वारा जो उन्हें एक छूट दी गई थी इस रिगार्डिंग पे दिया गया था। फिर देखिए अगर हम बात करते हैं आगे, तो हालांकि जो धर्मनिरपेक्ष अल्पसंख्यक हैं यानी कि जो सेक्युलर माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशंस है, जो माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशंस है, तो इसमें जो एम्फेसिस यानी कि जो उपलब्ध सबसे योग्य जो शिक्षकों की भर्ती के माध्यम से क्या है, शिक्षा प्रदान पर जोर दिया जाएगा, जो भी क्वालिफाइड टीचर होंगे। देखिए आर्टिकल 30 क्या कहता है, देखिए आर्टिकल जो 30 है हमारा सेफ गार्डिंग माइनॉरिटीज एजुकेशनल ऑटोनॉमी, यानी कि जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक शैक्षणिक स्वायत्तता की रक्षा करना। ये आपका क्या है, सबसे पहले आपका एक फंडामेंटल राइट बन जाता है। अब फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट आपको आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 तक फंडामेंटल राइट आपको देखने को मिल जाएगा। और आर्टिकल 30 किसके बारे में बात करता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बारे में ही बात करता है। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशंस का आर्टिकल 30 की बात करते हैं तो वो अधिकार देता है माइनॉरिटीज को कि वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं उनका जो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उसके रिगार्डिंग में। और स्टेट जितने भी जो माइनॉरिटीज हैं वेदर डिफाइंड बाय द रिलीजन और लैंग्वेज possess the right to establish and manage the educational institution according to the प्रेफरेंस। अब इसका मतलब क्या है कि देखिए इसमें ये कहा गया है कि जितने भी जो अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो यानी कि माइनॉरिटीज हैं, वो चाहे धर्म या विशेष भाषा के द्वारा भी क्या है परिभाषित हो, अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार शैक्षणिक और स्थानों की स्थापना और प्रबंधन करने का उनके पास क्या होगा, अधिकार होगा। एडिशनली बात करते हैं तो देखिए एडिशनली इस जैसे कि अगर हम क्लॉज 1 की बात करें तो उसमें ये मेंशन किया गया है कि जो भी माइनॉरिटीज हैं उनके द्वारा जो भी इंस्टीट्यूशंस या प्रशासनिक जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से संबंधित जो भी संपत्ति है, अनिवार्य अधिग्रहण को अनिवार्य करने वाली किसी भी कानून के अधिनियम से राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा, यह अनिवार्य है कि ऐसी संपत्ति अधिग्रहण के लिए निर्धारित राशि उसका यानी कि क्लॉज खंड के तहत गारंटीकृत अधिकारों को बाधित या कमजोर ना करती हो। ये सारी मेंशन किसमें, हमारे आर्टिकल 30 के अंदर ये बातें मेंशन है। फिर देखिए अगर हम बात करते हैं फर्दर मोर, यानी कि इसके अलावा ये भी प्रोविंस है असिस्ट करता है, इस बात पर जोर देता है कि राज्य यानी कि जो आपका स्टेट है वो फाइनेंशियल एड देगा। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस
of it began under the management of minorities, be it defined by रिलीजन और लैंग्वेज। मतलब इसके अलावा ये भी प्रावधान दिया गया है, इस बात पे भी जोर दिया गया है कि जो स्टेट है, जितनी भी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, उसको वो क्या करेगा, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कराएगा। फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कराते समय जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ या जो माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ के मैनेजमेंट के तहत उनके जो अधिकार हैं, आधार पर उनसे भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी तरीके से उनसे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। फिर चाहे वो किसी भी धर्म से या किसी भी भाषा को या किसी भी भाषा या किसी भी धर्म से वो क्या हो, बिलोंग क्यों ना करते हो। ये भी बात आपको किसमें, आर्टिकल 30 में देखने को मिलेगा। देखिए, अब बात करते हैं वन नेशन वन लैंग्वेज पे जो डिबेट चला था, जिसमें हम बात करेंगे कि ये जो हेरिटेज था, इम्पोजिंग जो यूनिफॉर्मिलिटी थी, तो इस पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए, ड्यूरिंग द जब हम हिंदी दिवस सेलिब्रेट कर रहे थे प्रीवियस ईयर 2019 में, तो हमारी कंट्री के जो यूनियन मिनिस्टर थे, होम जो यूनियन अफेयर मिनिस्टर थे, उनके द्वारा एक बात रखी गई थी कि वन लैंग्वेज कैपेबल है किसके लिए, फॉरेस्टिंग नेशनल यूनिटी, यानी कि राज्य की एकता के लिए, जो कि हिंदी है। तो उनके द्वारा ये तर्क दिया गया था कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हमारे देश में सबसे ज्यादा बोली जाती है। तो इस बेसिस पे उन्होंने कहा था कि वन नेशन और वन लैंग्वेज होना चाहिए, जिससे कि देश की जो यूनिटी है वो आपकी क्या बने, और भी ज्यादा स्ट्रांग हो। लेकिन इस स्टेटमेंट की बात करते तो काफी ज्यादा इस क्रिटिसाइज किया गया था। देखिए, इस बेस ये जो स्टेटमेंट था वन नेशन वन लैंग्वेज, तो इसका बेस ये रखा गया था कि अगर हम अपनी एशियन टाइम की बात करते हैं या हमारी जो प्राचीन कल्चर है, तो आज के टाइम पे क्या हमारी जो प्राचीन कल्चर रहा था वो क्या रहा था, हिंदी और संस्कृत सांस्कृतिक भाषा रही थी। और अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश जो इम्पोज किया जा रहा वो एक तरीके से क्या है, कॉलोनियल लेगेसी के रूप में देखा जाता है। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करते हैं 1600 से लेकर के जो 1947 तक हमारी कंट्री में जो रूल रहा था वो किसका रहा था, ब्रिटिश का। और इंग्लिश कहाँ की लैंग्वेज है, तो इंग्लिश सबसे ज्यादा बोली जाती है ब्रिटिश के अंदर। तो ब्रिटिश की वो लोकल लैंग्वेज है, तो यही बात इसमें रखी गई थी कि जो इंग्लिश है जो इम्पोज किया जा रहा है वो एक तरीके से क्या है, कॉलोनियल लेगेसी के रूप में देखा जा रहा है। जबकि हमारी जो संस्कृति थी, हमारी जो एशियंट कल्चर है, वो किस पे रहा था, जो हमारी भाषा रही थी वो हिंदी और संस्कृत रही है। तो इस बात पे क्या था, तो वन नेशन वन लैंग्वेज जो डिबेट था वो चला था। फिर देखिए, अगर हम आगे देखें तो इस स्टेटमेंट में ये भी रेगुलेटेड किया गया था, यानी कि इस बयान में एक राष्ट्र एक भाषा के बैनर तले जो हिंदी को थोपे जाने की संभावना को लेकर के भी चर्चा शुरू हुई थी। यानी कि जो क्रिटिसाइज किया जा रहा था वन नेशन वन लैंग्वेज का, तो इसमें ये कहा जा रहा था क्रिटिसाइज करने वालों के द्वारा कि जो हिंदी है वो जबरदस्ती क्या की जा रही है, थोपने की कोशिश की जा रही है। लैंग्वेज यूनिफिकेशन इन इंडिया की बात करते हैं। देखिए, यूनिफिकेशन का मतलब होता है एकीकरण। एकीकरण से आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी को क्या करना हो, जो यूनाइट करना। जैसे कि आप 10th क्लास की हिस्ट्री की बुक में भी देखोगे तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में आपको पढ़ने को मिल जाएगा कि किस तरीके से बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी को यूनिफाइड किया गया था, यूनिफिकेशन किया गया था। या अगर आप देख लो कि 1947 के बाद जो जब हमारा देश आजाद होता है, तो उस टाइम पे हमारी कंट्री में 565 प्रिंसली स्टेट थे। तो उनको यूनाइट करना, उनको यूनिफाइड यानी कि उनको यूनाइट करने के यानी कि जो उनका यूनाइट था, उनको यूनाइट करना एक सबसे बड़ा बिगेस्ट चैलेंज के रूप में निकल के आया था कि हम 565 प्रोविंस को किस तरीके से यूनाइट कर सके। यूनाइट का मतलब एक साथ एक जोड़ में एकता में बांध सके, तो वो हमारा कहलाता है यूनिफिकेशन। तो अगर हम लैंग्वेज यूनिफिकेशंस की बात करते हैं अपने देश के अंदर, उसकी क्या जरूरत है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और उसकी जो यूनिक आइडेंटिटी है उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, यूनिक आइडेंटिटी का मतलब है कि हमारी कंट्री क्या है, एक डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्स कंट्री का मतलब है कि आप हमारी कंट्री में, भारत में क्या है, लैंग्वेज के बेस पे, कल्चर के बेस पे, कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे आप डिफरेंट डाइवर्सिटी आप देख सकते हैं, देखने को मिल जाएगा। अलग अलग स्टेट में, अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके की भाषाएं बोली जाती है, लोगों के द्वारा अलग अलग कल्चर अपनाए जाते हैं, कल्चर एक्टिविटी की जाती है। तो हमारी कंट्री क्या है, काफी ज्यादा एक क्या है, डाइवर्स कंट्री है। अगर हम लैंग्वेज के बेस पे देखते हैं तो लैंग्वेज के बेस पे किस तरीके से एक लैंग्वेज यूनिफाइड कर सकता है, यूनिफिकेशंस कर सकता है हमारे देश को, उस पे देखते हैं। देखिए, लैंग्वेज क्या करता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन से एक कम्युनिकेट करने का एक सोर्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है। क्या कहते हैं कि जो कम्युनिकेशंस के थ्रू हम अपने जो भी आइडियाज होते हैं, आइडियोलॉजी होती हैं,
या हम बात करते हैं फीलिंग्स होती हैं, भाव होते हैं, वो सारी क्या करते हैं एक्सचेंज करते हैं कि वो कहलाता है हमारा कम्युनिकेशन। तो लैंग्वेज उसमें अपना काफ़ी ज़्यादा क्या है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित होना। तो हमारे ये बात रखी गई थी कि जो लैंग्वेज यूनिफिकेशन है तो उसमें ये रखा गया था कि हमारी कंट्री के अंदर जो बाहरी लैंग्वेज है उसका, जो फॉरेन लैंग्वेज है उसका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू अगर हम इंडियन होम मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो जो कॉमन लैंग्वेज है डे में वो नेसेसरी होती है कि हम क्या कर सकें, सब्सिडेंटल इम्पैक्ट ऑफ इंग्लिश ऑन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। मतलब कि जो विदेशी भाषाओं का जो प्रभाव है, यानी कि होम मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग कहा था कि भारत की जो आबादी पर अंग्रेजी के पर्याप्त प्रभाव के कारण एक आम भाषा को आवश्यक माना जाता है। इफेक्ट ऑन द लैंग्विस्टिक कल्चर की बात करते हैं, जो कि भारतीय भाषाई संस्कृति पर प्रभाव। तो विदेशी जो भाषा है यानी कि जो फॉरेन लैंग्वेज है वो क्या करता है इन्फ्लुएंस, जो फॉरेन लैंग्वेज का जो इन्फ्लुएंस है वो कहीं ना कहीं हमारी जो लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी यानी कि जो लैंग्विस्टिक कल्चर है उसको कहीं ना कहीं इरोजन यानी कि डिक्रीज करने का भी काम करता है। यानी कि जो हमारी लैंग्वेज है, या हम बात करते हैं जो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस स्पीकिंग, जो शेयर्ड लैंग्वेज है यानी कि जो हमारी परंपरागत भाषा है, तो उसको कहीं ना कहीं क्या करता है कम करने का काम करता है। फिर देखिए स्टैब्लिश यूनिक आइडेंटिटी, इसमें ये कहा गया था कि एक विशिष्ट पहचान स्थापित करना। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या था कि ऐसी भाषा के महत्व पर इम्पोर्टेंस, ऐसी भाषा पे ये ज़्यादा जोर दिया गया था, इम्पोर्टेंस पर जोर दिया गया था जो कि पूरे देश का क्या कर सके रिप्रेजेंटिव यानी कि रिप्रेजेंट कर सके। तो जो कि भारत में, भारत की जो विश्व पहचान के रूप में भी वो क्या कर सके कार्य काम कर सके। तो ये सारी बात रखी गई थी किसके तहत में कि जो लैंग्वेज यूनिफिकेशन है हमारे देश में वो क्यों ज़रूरी है, उसका क्या इम्पैक्ट है, और यूनिक आइडेंटिटी के लिए यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या होना चाहिए कि हिंदी क्या करे वो पूरे कंट्री यानी कि पूरे भारत को क्या करे रिप्रेजेंट करे। इस तरीके से वर्ल्ड लेवल पे भी क्या होनी चाहिए एक यूनिक भाषा आइडेंटिफाई आइडेंटिफिकेशंस के रूप में काम करे। तो ये बात सारी रखी गई थी। अब देखिए अगर बात करते हैं कि हाउ डज इंडियाज 3 लैंग्वेज फार्मूला इम्पैक्ट लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, यानी कि हमारे देश में जो 3 लैंग्वेज फार्मूला लाया गया था उसने लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को कैसे इम्पैक्ट किया था। लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जो भाषाई के भाषा के आधार पे जो अलग अलग विविधता यानी कि जो अलग अलग डाइवर्स देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। अगर हम बात करते हैं जो लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी यानी कि जो 3 लैंग्वेज फार्मूला था ये जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो हुआ था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि 3 लैंग्वेज फार्मूला मेंटेन था। इसमें था कि स्टेट गवर्नमेंट शुड एम्बेरेस एंड इन्फोर्स द स्टडी ऑफ अ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज preferably one from the southern region in addition to Hindi and English in Hindi speaking state. In non-Hindi speaking state, the formula advocate the study of Hindi along with the regional language and English। अब इसका मतलब क्या था देखिए, इसमें ये कहा गया था कि जो 3 लैंग्वेज फार्मूला था वो जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो हमारी जो न्यू यानी कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसके तहत हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है यानी कि जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार को हिंदी भाषाई राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा एक आधुनिक भाषा भारतीय के अध्ययन को अपनाना होगा और उसे लागू करना होगा। और अधिमानतः ये क्या था कि जो दक्षिण भारत है यानी कि जो साउथ इंडिया है, तो जो गैर हिंदी भाषाई राज्य है तो वहाँ पे क्षेत्र यानी कि जो क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी क्या है अध्ययन की वकालत उसमें की गई थी। फिर देखिए बात करते हैं आगे की जो ड्राफ्ट है पॉलिसी उसमें रिकमेंडेड किया गया था कि कंटिन्यूटी ऑफ 3 लैंग्वेज फार्मूला एंड प्रपोज फ्लेक्सिबिलिटी इट इज इम्प्लीमेंट, यानी कि जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है उसके रिगार्डिंग में क्या कहा गया था कि इसकी जो सिफारिश भी की गई थी और इसमें इसके इम्प्लीमेंटेशन में फ्लेक्सिबिलिटी भी लाने की बात रखी गई थी। रिगार्डिंग बात करते हैं जो प्रमोशंस था हिंदी न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन जो नेशनल पॉलिसी एजुकेशन था 1968 में, इसमें क्या था तो भाषा को बढ़ावा देने के लिए हर संभव या जो भी पॉसिबल था मेकिंग पॉसिबल था उसको उसका प्रयास किया गया था। जिसमें अगर हम बात करते हैं जो अंडरस्कोर था यानी कि जो हाईलाइटेड किए गए थे उसमें किया गया था डेवलपिंग हिंदी लैंग्वेज, जो कि क्या करेगा लिंक यानी कि जोड़ने का काम करेगा। एक स्पेशल अटेंशन शुड बी गिवन टू इंश्योर द सर्विस
in accordance with the article 351 of the constitutions as a medium of expression for all elements of India's composed culture। अब इसका मतलब क्या था कि देखिए कि हिंदी को संपर्क के रूप में क्या है, संपर्क रूप में विकसित करते समय यह सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 351 के अनुसार भारत की जो भी सामग्री संस्कृति के सभी तत्वों के अभिव्यक्तियों के माध्यम के रूप में क्या करेगा, कार्य करेगा। गैर हिंदी राज्य में बात करते हैं तो जो शिक्षा है, शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी का उपयोग करने वाले कॉलेज और उच्च यानी कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसको प्रोत्साहित करने की वकालत उसमें की गई थी। अगर हम बात करते हैं इंटरेस्टेंटली जो बात है नेशनल पॉलिसी एजुकेशन जो कि 1986 था उसमें मेंटेन किया गया था, मेंटेन किया गया था 1968 पॉलिसी को, जो कि था 3 लैंग्वेज फॉर्मूला एंड प्रमोट की जा रही थी किसमें, हिंदी विदाउट एनी अल्टरनेशंस, यानी कि बिना किसी, उसको जो बरकरार रखा गया था बिना किसी शब्दांश और उसे दोहराया गया था। फिर देखिए आगे देखते हैं जो आगे था इसके कुछ हम पक्ष और विपक्ष की बात करते हैं तो देखिए पक्ष में जो लोगों ने विचारधाराएं दी थी वो ये पॉइंट्स रखे थे कि शेयर आइडेंटिटी फॉर इंडिया, मतलब भारत के लिए एक साझा पहचान, यानी कि आप इन शॉर्ट ये समझ सकते हैं एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन, गिव द डाइवर्स लिंग्विस्टिक लैंडस्केप ऑफ इंडिया, यानी कि हमारा जो देश है वो क्या है, एक लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी वाला भूमि है, धरती है, जमीन है, जहाँ पे अगर हम सिंगुलर कॉमन लैंग्वेज की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या करेगा, एक जो कॉमन लैंग्वेज है वो पूरे भारत की रिप्रेजेंट करेगा एज अ ग्लोबल स्टेज पर, यानी कि ऑन द ग्लोबल स्टेज। तो जो ग्लोबल स्टेज है यानी कि जो वैश्विक मंच है तो उसमें एक जो कॉमन लैंग्वेज है वो क्या करेगा, हमारे पूरे देश को रिप्रेजेंट करेगा। अगर वही हम अपने देश की बात करते हैं जो अलग अलग डाइवर्स लैंग्वेज है बिना एक कॉमन लैंग्वेज हुए, तो वर्ल्ड लेवल पे क्या है कि एक कॉमन लैंग्वेज के अभाव की वजह से ना हो पाने, कॉमन लैंग्वेज ना होने की वजह से इंटरनेशनली हमारा कोई भी लैंग्वेज, ऐसा कोई भी कॉमन लैंग्वेज नहीं होगा जो कि इंटरनेशनली हमें रिप्रेजेंट करे। तो यही बात रखी गई थी कि एक कॉमन लैंग्वेज, अगर एक सिंगुलर कॉमन लैंग्वेज होगा तो वर्ल्ड के स्टेज पे या ग्लोबल स्टेज पे क्या करेगा, वो हमारे पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर सकता है। फिर देखिए बात करते हैं कि इसमें यूनिटी अमंग इंडियन सिटीजन की, हम भारत के जो नागरिक हैं उनके बीच में और भी ज्यादा क्या ला सकते हैं, कनेक्टिविटी, यूनिटी ला सकते हैं। एक जैसे मैंने भी आपको बताया था कि जो भाषा है, भाषा क्या करता है, एक आदमी को दूसरे आदमी के साथ जोड़ने का काम करता है। आप देखिए जब 1857 के रिवॉल्ट के बारे में आप जब रीड करोगे तो उसके फेलियर का काउजेज होगा, तो इसका मेन एक उसमें काउजेज होगा कि एक ऐसे भाषा का अभाव होना जिससे जो उद्देश्य था अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने का, तो वो लोगों तक ना पहुंच पाना। तो वही चीज बात यहाँ पे आप उस तरीके से समझ सकते हैं कि जो एक कॉमन लैंग्वेज होता है, एक सिंगल लैंग्वेज होता है, वो क्या करता है, कहीं ना कहीं एक यूनिटी को प्रमोट करता है। हम अपनी बात वाइडली यानी कि ज़्यादा अपनी जो विचारधारा है, अपनी जो आइडिया है, आइडियोलॉजी है, वो क्या कर सकते हैं, कॉमन लैंग्वेज के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सकते हैं। तो उसमें ये कहा जा रहा था कि हिंदी क्या है, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है हमारे देश में, जो कि एक रोल प्ले कर सकता है किसके लिए, जो यूनिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए। ये सारी बातें रखी जा रही थी किसमें, पक्ष में। अगर हम बहुभाषी राष्ट्र में बात करते हैं तो एकता बनाए रखना, यानी कि जो लैंग्विस्टिक डाइवर्स नेशन है तो उसमें एक कॉमन लैंग्वेज क्या करता है कि अपनी एकता बनाए रखता है। भाषाई विविधता वाले राष्ट्र में अगर हम अलग अलग स्टेट की बात करते हैं तो जो व्यक्ति होते हैं, पर्सन होते हैं, कभी कभी भाषाओं में के अंतर के कारण क्या है, तो एक चैलेंजेस की तरफ फेस करते हैं कि उसमें क्या होता है, कम्युनिकेट सही तरीके से नहीं हो पाता है। मेन रीजन होता है कि जो लैंग्वेज होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। तो जिसके वजह से कहीं ना कहीं क्या होता है, जो बहुराष्ट्र वाले, जो भाषाई वाले जो राष्ट्र होते हैं जिसमें लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, तो एक चैलेंज की तरीके से निकल के आता है कि जिसमें कम्युनिकेट हो पाना संभव नहीं है। फिर देखिए जो नेशनल लैंग्वेज है वो स्टेब्लिश करेगा कि एक यूनिटी, यानी कि एक राष्ट्रीय भाषा की स्थापना। भारत के द्वारा किसी विदेशी भाषा को अपनी राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार करने के संदर्भ में हिंदी को क्या है, प्रेफरेंस दिया जाता है कि हिंदी को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जा सकता है।
तो ये सारी चीजें बात रखी गई थी किसमें, पक्ष में कही गई थी कि हिंदी को क्यों एक कॉमन लैंग्वेज, एक नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए। अब विपक्ष की बात करते हैं, जो उनका क्रिटिसाइज किया गया था विपक्ष, तो उसमें ये कहा गया था कि हिंदी क्या है, जो हिंदी लैंग्वेज है उसमें ये कह के क्रिटिसाइज किया गया था कि हिंदी क्या है, साम्राज्यवाद की आलोचना। मतलब ये कहा जा रहा था कि हिंदी को जबरदस्ती क्या है, थोपने की कोशिश की जा रही है। तो जिन्होंने क्रिटिसाइज किया था, तो उनका तर्क ये था कि आम भाषा, विशेष रूप से अगर हम हिंदी की बात करते हैं, तो हिंदी को लागू करना हिंदी साम्राज्यवाद का कार्य माना जा सकता है। और जो गैर हिंदी भाषाई यानी कि भाषी समुदाय को क्या होगा, काफी ज्यादा नुकसान होगा। फिर उसमें ये भी कहा गया था, अगर हम कॉन्ट्रेरी टू इंडियाज डाइवर्सिटी, यानी कि भारत की जो विविधता है उसको काफी ज्यादा क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचेगा, काफी नुकसान होगा। तो इसमें ये तर्क दिया गया था कि जो कई भाषाओं के साथ क्या है, भारत एक समृद्ध विविधताओं को देखते हुए हिंदी को एक यानी कि सार्वभौमिक भाषा के रूप में थोपने को देश में मौजूदा भाषाओं की जो डाइवर्सिटी है, संस्कृति है, कल्चर है, वो कहीं ना कहीं क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो इस बेस पे क्या है, कुछ जो लोगों के द्वारा क्या है, क्रिटिसाइज किया गया था। तो ये था हमारा करंट बेस पे। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आज जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब कल की वीडियो में हम चैप्टर 49 डिस्कस करेंगे एम लक्ष्मीकांत का। अगर इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक लिख दीजिएगा। जब हम कल जो नया चैप्टर है उसको जब स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हम अपने डाउट्स क्लियर कर लेंगे, तब जा करके आगे के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।